गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज अंशुल धारीवाल और मैं आज आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा अच्छा टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें दो लॉज आ जाते हैं आपके, हेनरी लॉ और राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को देखने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में मैं आपको बताऊंगी कि सॉलिड जो है वो पोलर सॉल्वेंट कैसे बनाता है और लिक्विड है वो पोलर सॉल्वेंट कैसे बनाता है, नॉन पोलर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट कैसे बनाते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे हमारा जो टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने क्या कहा वो आगे आएगा और कैसे कैसे क्या हुआ, सॉलिड कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होता है और क्या उसके बाद पोलर सॉल्वेंट बनते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट बनते हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट एक सॉलिड है। सॉलिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। शुगर है, अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जो पोलर सॉलिड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट बनाते हैं। जो पोलर सॉलिड होते हैं वो क्या बनाते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स बनाते हैं। बट जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बनाते हैं। ऐसे ही सॉल्ट किस में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और वैक्स जो होती है वो किस में डिसॉल्व हो जाती है, वो बेंजीन में डिसॉल्व हो जाती है। अदरवाइज ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। वैक्स कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे ही सॉल्ट कभी भी बेंजीन में डिसॉल्व नहीं हो सकता। सो इसी तरीके से सॉल्ट किस में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इन द केस सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड नहीं, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि क्या है, ये है सॉलिड इन लिक्विड। हमारा टॉपिक यही है हेनरी लॉ में, सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें यही बताना है कि सॉल्ट जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वैक्स जो होती है वो बेंजीन में डिसॉल्व हो जाती है। जैसी कंसिस्टेंसी होगी, जो चीज जैसी होगी वो उसी में डिसॉल्व करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया सॉल्ट वाटर में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। वैक्स किस में डिसॉल्व होगी, वो बेंजीन में डिसॉल्व होगी। ये कैसे हो गए, ये हो गए नॉन पोलर सॉलिड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और ये क्या हो गए, सॉल्ट और वाटर क्या हो गए, पोलर सॉलिड इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो अब हम इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अब इसका सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफ सॉलिबिलिटी इज एंडोथर्मिक, सॉलिबिलिटी क्या होती है, वो एंडोथर्मिक होती है। अब एक एग्जांपल लेते हो आपके सामने। फॉर एग्जांपल हमने 2 ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास में एकदम चिल्ड बिल्कुल ठंडा पानी है और एक ग्लास में बिल्कुल गर्म पानी है। तो जो शुगर होगी सॉलिड के केस में, जो शुगर होगी वो इजीली डिसॉल्व किस में हो जाएगी, गर्म पानी में इजीली डिसॉल्व होगी ना, क्योंकि एनर्जी जो हो रही है वो एंडोथर्मिक हो रही है। एक्सोथर्मिक तो नहीं है कि मैंने उसमें नमक डाला या फिर चीनी डाली वो उड़ गई, ऐसे नहीं तो नहीं होगा। अगर वो उड़ गई तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, लेकिन वो उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों, ड्यू टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके अंदर कैसी रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक। वो जो एनर्जी का प्रोसेस हो रहा है वाटर में वो एंडोथर्मिक हो रहा है। तो जो सॉलिड है वो इजीली डिसॉल्व गर्म पानी में हो जाएगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये मेन पॉइंट है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट है इफ सॉल्युबिलिटी इज एक्सोथर्मिक। अब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो सॉल्युबिलिटी क्या होगी वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसका इफेक्ट प्रेशर पे क्या पड़ता है, सॉलिड का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो आपको पता भी है कि अगर हम सॉलिड पे अगर हम कोई प्रेशर लगाएंगे तो नो सिग्निफिकेंट ऑन द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड पे अगर हम कोई भी इफेक्ट लगाएंगे ना वो कंजर्वेटिव मास है ना कंजर्वेटिव सॉलिड है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम कोई भी सॉलिड पे इफेक्ट या कोई भी प्रेशर हम कुछ भी अप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। तो जेन्युइन सी बात है, नो सिग्निफिकेंट ऑन सॉलिड्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो आया वो आया था गैस इन लिक्विड्स में, कि जो गैस जो होती है वो लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होती है और कैसे हम कम प्रेशर में या फिर कम टेम्परेचर में हम गैस को स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसपे हेनरी लॉ ने बोला कि हेनरी लॉ ने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. Henry law in terms of mole fraction x और dissolve in liquid। तो इसने बोला कि जितना कम टेम्परेचर होगा गैस उतनी ज्यादा इजीली उसमें क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी मोल फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होती है, गैस को स्टोर किया जाता है। अगर हम गैस को उसके अंदर स्टोर करते हैं तो क्या होती है, ठंडर हो जाती है उसके अंदर। वो स्टोर गैस एक तरीके से स्टोर ही तो है उसमें, तो जितना कम टेम्परेचर होगा और जितना ज्यादा प्रेशर होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा कंजर्व्ड होंगे उस चीज में। तो हेनरी ने यही बोला, तो हेनरी ने बोला इसमें जो एक्स है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी ने बोला हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो गैस के किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, लिक्विड में। गैस में लिक्विड इजीली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे इसका मोल फ्रैक्शन आया। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। पी क्या है, इसमें प्रेशर है, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। फिर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू पी, के कांस्टेंट हो गया, ठीक है। P 1/k डैश x, तो हेनरी लॉ जो कांस्टेंट बना वो बना P = KH x। ये हमारा क्या हो गया, हेनरी लॉ। इसी को क्या कहा गया है, इसी को बोला गया है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ ने क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। यही कि अगर हमारी, मैं एक इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि अगर हमको गैस को कंजर्व करना है एज अ ठंडर, अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में उसको प्रिजर्व करते हैं तो जितना कम ज्यादा प्रेशर होगा और जितना कम टेम्परेचर होगा तो गैस उसमें इजीली कंजर्व्ड हो जाएगी। आपने देखा होगा, आप प्रेशर लगा रहे हो किसी चीज पे और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स उसमें स्टेबल होंगे, नहीं होंगे ना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर उड़ जाएंगे, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो वो उसको ऐसे नहीं करना। तो उसमें क्या होता है, हेनरी लॉ ने यही बोला कि जितना कम प्रेशर होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यही बना प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी लॉ और एक्स, ठीक है। अब इस पे हम इफेक्ट देख लेते हैं कि इसके टेम्परेचर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा। टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड्स, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंस है इन दोनों में। ऐसा नहीं है कि ये सॉलिड इन लिक्विड या फिर गैस इन लिक्विड आप मिक्सअप कर दो, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे टेम्परेचर, अगर हम इफेक्ट क्या पड़ेगा टेम्परेचर का इन द ड्यू टू द केस ऑफ गैस इन लिक्विड, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम KH इसमें क्या है, हेनरी लॉ, अगर हम हेनरी लॉ को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और ये आपको याद रखना है कि जो KH है, अगर हम KH को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, मोल ऑफ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमने दो गैस ली, एक तो ली हमने G1, एक ली हमने G2, तो हमने KH कितना लिया, 100 लिया, और एक ली हमने G2। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि जो मोल ऑफ फ्रैक्शन है वो किस में कम होंगे, तो किस में कम होंगे, वो होंगे G2 में कम होंगे। इसी को क्या कहा गया है, मोल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल था, ठीक है। और मैं आपको नोट्स, आपको सारे के सारे नोट्स इस टॉपिक से आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। आने वाली लेक्चर में ऐसे बने रहिए और अच्छे अच्छे लेक्चर देखते रहिए। और इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था कि हेनरी लॉ ने क्या क्या किया और उसके क्या क्या इफेक्ट्स आए, टेम्परेचर पे उसका क्या इफेक्ट था और प्रेशर पे उसका क्या इफेक्ट था इन द केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड। इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। और मेरे आपको नोट्स चाहिए या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।